अल्सरेटिव कोलाइटिस, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि आपके कॉलन में यानी कि बड़ी आंत में अल्सर्स हो जाते हैं। और आयुर्वेदा में इसे बोलते हैं रक्त पित्त अतिसार। रक्त पित्त अतिसार मीन्स ये कि आपके ब्लड में पित्त का प्रकोप है, हीट बहुत है बॉडी में, और अतिसार मीन्स डायरिया। पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है क्योंकि उसकी लाइफ में कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि आप हाफ ऑफ द टाइम, हाफ ऑफ द डे आप टॉयलेट यूज कर रहे हैं और आप खून देख रहे हैं, उसमें आप म्यूकस देख रहे हैं, तो क्या बीतेगी उस पेशेंट के ऊपर। अल्सरेटिव कोलाइटिस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आज सेहतनामा में बात इसी पर, कैसे इस बीमारी को डाइट के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है, हमें बताने जा रही हैं डाइटिशियन डॉक्टर सारिका शर्मा। सो अल्सरेटिव कोलाइटिस, सबसे पहले तो बताइए है क्या? अल्सरेटिव कोलाइटिस यानी कि आइटिस, जहाँ आइटिस आ गया वो एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है क्योंकि इन्फ्लेमेशन है इसमें। अब अल्सरेटिव कोलाइटिस, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि आपके कॉलन में यानी कि बड़ी आंत में अल्सर्स हो जाते हैं, और वो अल्सर्स जो हैं वो ब्लीड करते हैं, खून निकलता है और म्यूकस भी निकलता है। पेशेंट बार बार वॉशरूम टॉयलेट जाता है, 15 से 20 बार पेशेंट वॉशरूम जाता है और साथ में ब्लीडिंग होती है स्टूल के साथ। अब होता क्यों है? जी, ये होता क्यों है इसका सही कारण तो नहीं पता चल पाया है, लेकिन अगर मैं अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस की बात करूं तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनका एक तो इनहेरिटेंस होता है, जेनेटिकली वो प्री डिस्पोज्ड होते हैं, जिनकी फैमिली में हुआ है, और उसके बाद क्या है कि दे आर ऑलरेडी ससेप्टेबल बिकॉज ऑफ देयर जीन्स, और उसके बाद उनका एंटीबायोटिक अब्यूज़ हो गया है। जैसे कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे बार बार बचपन में बीमार पड़ते हैं, ठीक है। अब कुछ पेरेंट्स बुखार से डर जाते हैं, जबकि बुखार क्या है, बुखार हमारे बॉडी का डिफेंस सिस्टम है। बॉडी आपका टेम्परेचर क्यों बढ़ा रही है, अपना टेम्परेचर क्यों बढ़ा रही है, ताकि वो जो पैथोजन बैक्टीरिया वायरस है उसको बाहर फेंक सके। अब पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को 100-101 बुखार हुआ नहीं, डर के मारे एंटीबायोटिक्स पे डाल देंगे। कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो ब्लाइंडली एंटीबायोटिक्स वगैरह लिख देते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो बताते हैं कि बचपन में साल में 4 बार मुझे कॉफ एंड कोल्ड होता था और मैं एंटीबायोटिक्स खा लेता था। तो एक तो ये हो सकता है, और एंटीबायोटिक का ये नुकसान कि आगे जाके अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है। एंटीबायोटिक्स का ये नुकसान इसलिए है क्योंकि जो हमारा गट फ्लोरा है उसमें इम्यून सेल्स हैं, और एंटीबायोटिक से क्या कर रहे हैं, आप सारा वो वॉश आउट कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास कोई डिफेंस सिस्टम ही नहीं बचा है, तो क्या चीज़ फाइट करेगी, ठीक है। और एक स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है। अब आयुर्वेदा में स्ट्रेस और एंजाइटी का काफ़ी रोल माना गया है, क्योंकि ये आपका अगर गट हेल्थ डिस्टर्ब कर रहा है तो ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बना सकता है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस को ज़्यादातर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ही माना जाता है, और आयुर्वेदा में इसे बोलते हैं रक्त पित्त अतिसार। रक्त पित्त अतिसार मीन्स ये कि आपके ब्लड में पित्त का प्रकोप है, हीट बहुत है बॉडी में, और अतिसार मीन्स डायरिया। तो दिस इज रक्त पित्त अतिसार जो हम आयुर्वेदा में से बोलते हैं। मतलब तो फिर इसके लक्षण में एक तो डायरिया हो गया, बार बार टॉयलेट जाना, कुछ भी खाया तो पॉटी आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा अब पेशेंट का वेट बहुत लूज हो जाता है और पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है क्योंकि उसकी लाइफ में कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि आप हाफ ऑफ द टाइम, हाफ ऑफ द डे आप टॉयलेट यूज कर रहे हैं और आप खून देख रहे हैं, उसमें आप म्यूकस देख रहे हैं, तो क्या बीतेगी उस पेशेंट के ऊपर। और कई बार फिर पेट में दर्द भी रहता है। इलाज क्या है? आपको पता है कि जैसे आप डॉक्टर के पास गए, आप ये प्रॉब्लम हो गई, अगर पेशेंट को, वो डॉक्टर के पास जाएगा। अब चूंकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो डॉक्टर इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए इम्यूनोसप्रेसेंट्स देगा। अब मान लीजिए पेशेंट इम्यूनोसप्रेसेंट पे है, अब आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो गया, पेशेंट को कोई इन्फेक्शन भी हो जाता है तो वो बहुत बड़ा एक रूप ले सकता है, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम तो सप्रेस्ड है। और क्यों दिया जाता है, ताकि इम्यून सिस्टम आपका कॉलन की लाइनिंग को अटैक ना करे। बार बार उस कॉलन की लाइनिंग पे अटैक आपका खुद का इम्यून सिस्टम कर रहा है, तो बार बार ब्लीडिंग हो रही है। वो अल्सर्स जो हैं वो आप ही की बॉडी ठीक ही नहीं होने दे रही है,
तो ये एक तरीके का चक्रव्यूह है जिसमें पेशेंट फंस जाता है। अब इम्यूनोसप्रेसेंट के साथ अगर किसी के तब भी नहीं कंट्रोल में आ रहा है तो स्टीरॉयड्स दिए जाते हैं। अब स्टीरॉयड से क्या होता है कि बीच बीच में कई बार आराम आ जाता है, तो जब आराम आता है तो पेशेंट को लगता है हाँ स्टीरॉयड्स तो काम कर रहे हैं, फिर स्टीरॉयड्स के प्रति बॉडी आपकी एकस्टम्ड हो जाती है, फिर आपकी धीरे 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 डोज बढ़ाई जाती है, तो आप इस लायक भी नहीं रहते कि आप उसकी डोज को कम कर सकें और स्टीरॉयड्स को छोड़ सकें। तो ये स्टेरॉइड्स जो हैं ये आपका इन द लॉन्ग रन आपकी आँखों पे, आपकी किडनी, लिवर पे बहुत बुरा असर डालते हैं, उसे डैमेज करते हैं। क्योंकि पेशेंट को खुद पता है कि जब भी डॉक्टर स्टेरॉइड्स लिख के देते हैं तो डॉक्टर्स खुद कहते हैं कि हर 3 महीने में अपना LFT, KFT कराते रहना, कुछ भी गड़बड़ हो सकती है उसमें। लेकिन उसके अलावा कोई और इलाज नहीं? मॉडर्न मेडिकल साइंस में सिर्फ मैनेजमेंट है, इलाज नहीं है। हाँ, एक लास्ट रिजॉर्ट है कि सर्जरी। सर्जरी में जितनी आंत आपकी सड़ चुकी है वो काट के निकाल दी जाती है, लेकिन सर्जरी इज द लास्ट रिजॉर्ट। आयुर्वेदा में इसको किस तरह से हम टैकल कर सकते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस को, जैसे कि मैंने बताया रक्त पित्त अतिसार, तो अब हमको गर्म तासीर की चीज़ें नहीं खानी है। तो इसमें जब भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा एक्यूट ब्लीडिंग हो रही है तो इसमें वसाका की पत्तियाँ बकरी खाती है, तो वसाका की पत्तियाँ बहुत आराम देती हैं ब्लीडिंग को स्टॉप करने में, ठीक है। फिर एक कुटज नाम की एक घनवटी होती है, एक्सट्रैक्ट जिसे कहते हैं, वो भी आराम देता है। फिर जैसे ये बेल फ्रूट है हमारा, जिसे वुड एप्पल इंग्लिश में कहते हैं, बेल का फल, इसका ज़रूर रस लेना चाहिए। ये बहुत ही आराम देता है अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट को। अब पूरा साल तो बेल फ्रूट मिलता नहीं है, तो इसकी बेलगिरी का पाउडर आता है, वो भी आप ले सकते हैं इसमें। अब इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे कि कॉलन की जो लाइनिंग है उसमें अल्सर्स हैं, ठीक है। अब पेशेंट जो है वो हर रोज़ स्टूल पास कर रहा है, तो किस तरह का खाना वो खाए ताकि उसमें अब्रेजन ना हो। तो सॉल्यूबल फाइबर देते हैं हम, इनसॉल्यूबल फाइबर बिल्कुल बंद कर देते हैं। इसके बारे में भी बताइए। जी, अब जैसे मान लीजिए उसको एप्पल खाना है। अब एप्पल को नॉर्मल इंसान को हम बोलेंगे कि ये एप्पल पूरा खाइए, छिलके के साथ खाइए, छिलके में तो उससे भी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं। लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट के साथ हम उल्टा करते हैं, छिलका बिल्कुल भी नहीं वो खा सकता और वो एप्पल को स्टीम करके खा सकता है। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो इनसॉल्यूबल फाइबर नहीं ले सकता। जैसे हम ओट्स नहीं दे सकते, हम चिया सीड्स नहीं दे सकते, हम दालें नहीं दे सकते, हम दाल भी नहीं खा सकते, दालें नहीं दे सकते, बिल्कुल हम बंद कर छिलके, देते हैं। सिर्फ मूंग की दाल की खिचड़ी हम देते हैं, मूंग की दाल की खिचड़ी। अब उसमें भी क्या होता है, पेशेंट टू पेशेंट हम देखते हैं कि इस पेशेंट को मूंग की दाल की खिचड़ी के साथ लस्सी यानी तकर देना है या नहीं। तक्र हम देते हैं। तक्र आयुर्वेदा में बहुत ही पतली लस्सी को बोला जाता है। कई पेशेंट को दही भी सूट हो जाता है, लेकिन दूध बिल्कुल भी नहीं, पनीर बिल्कुल भी नहीं। तो ये सब चीज़ें हम बंद कर देते हैं। और सब्जियों में भी हम लोग सिर्फ घिया, लौकी, टिंडा, तोरी ये सब देते हैं। इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा सब्जियां भी नहीं खा सकते। ईसबगोल की भूसी, साइलम हस्क जिसको कहते हैं, वो थोड़ी सी दी जा सकती है। सिर्फ हमारा पहला मकसद होता है उसके स्टूल को बांधना, क्योंकि उसको क्या है, डायरिया लगा हुआ है। उस स्टूल को बांधने के लिए हम लोग सॉल्यूबल फाइबर दे सकते हैं। इनसॉल्यूबल फाइबर उसकी बीमारी को, उसके सिम्टम्स को और बढ़ा देगा। नॉर्मली हम जो रोटी चावल गेहूं खाते हैं वो खा सकते हैं? नहीं, हम लोग क्या करते हैं, जैसे ब्राउन राइस बिल्कुल नहीं देते, सफ़ेद चावल खा सकते हैं जिसका कोई छिलका हस्क नहीं है उसके ऊपर। और हम लोग ज्वार दे सकते हैं, थोड़ा सा जौ दे सकते हैं, जौ और ज्वार दे सकते हैं। और अगर सर्दियाँ चल रही हैं तो थोड़ी सी मकई की रोटी भी दी जा सकती है। गेहूं की रोटी तो खाई जा सकती है जी। और इसमें हम ये कहते हैं कि ज़्यादातर ना पेशेंट जो है वो लंघन पर रहे। अब इसमें क्या है, लंघन मीन्स अगेन फास्टिंग। इसमें आपको रेस्ट देना है, अपने कॉलन को हील होने का टाइम देना है। आपको बहुत गरिष्ठ भोजन नहीं करना, गरिष्ठ तो छोड़िए, नॉर्मल भी आप नहीं कर सकते हैं।
आपको क्या करना है, सुबह की शुरुआत जैसे आप अनार का जूस ले सकते हैं, आप बेल का शरबत ले सकते हैं, आप एलोवेरा जेल ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें लेनी है। और अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट को अपनी भूख से बहुत कम ही खाना चाहिए जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। जैसे ही उसके सिम्टम्स थोड़े थोड़े ठीक होने लगते हैं तो फिर हम धीरे धीरे कुछ इंसोल्युबल फाइबर भी इंट्रोड्यूस करते हैं और धीरे धीरे डाइट को चेंज कर देते हैं। सुबह की बात की तो चाय कॉफ़ी बिल्कुल भी नहीं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लेनी है जो एसिडिक है, जो आपके रक्त में पित्त की वृद्धि करे, हमको ऐसी कोई डाइट नहीं लेनी है। फल में आप सिर्फ केला खा सकते हैं और आपको अनार खाना नहीं है, अनार का जूस पीना है। ज़्यादातर हम नॉर्मली तो हम ये कहते हैं आप होल फ्रूट खाइए, इट्स सो हेल्दी, बट अल्सरेटिव कोलाइटिस पेशेंट के लिए जो हेल्दी है वो अनहेल्दी हो जाता है। तो आप केला खा सकते हैं, थोड़ा चीकू ले लिया, बेल ले सकते हैं। आप कोई भी ऐसा फ्रूट नहीं खा सकते जो छिलके वाला है या फिर उसमें इंसोल्युबल फाइबर है। आम का पल्प थोड़ा सा लिया जा सकता है। एक्चुअली क्या है, आम भी थोड़ा सा तासीर में कईयों को नहीं सूट करता है, तो हमको ठंडी चीज़ें लेनी है, ठंडी तासीर की। एक हम गोंद कतीरा, वो कुछ पेशेंट्स को सूट हो जाता है तो हम उन्हें देते हैं। एक तो हम सब्जा के बीज देते हैं। तो ये सारे सॉल्युबल फाइबर्स हैं। लंच और डिनर में बताइए। लंच में आप कम ही खाइए। जैसे आपने लौकी की सब्जी ली, अब लौकी की सब्जी में आपको छौंक छूंक नहीं लगाना है, तेल बिल्कुल बंद, घी आप थोड़ा सा ले सकते हैं। जैसे आपने क्या करना है, जो भी पेशेंट है लौकी की सब्जी को भाप दिला के या स्टीम करे या बॉयल करे, उसके बाद उसमें सिर्फ थोड़ा बहुत नमक और हल्दी डाल सकता है, थोड़ा ज़ीरा, जो भी हमारे थोड़े डाइजेस्टिव मसाले हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे आप गरम मसाला नहीं डाल सकते हैं। और खाते वक्त आप उसमें थोड़ा सा देसी घी हल्का सा डाल सकते हैं, वो भी इसलिए क्योंकि बहुत सारे विटामिन्स फैट सोल्यूबल होते हैं और वो फैट की प्रेजेंस में ही बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। रात के डिनर में सूप की ही सलाह दी जाती है। जैसे आप जुकीनी का सूप बना सकते हैं, आप कद्दू का सूप बना सकते हैं, मशरूम बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो आप गाजर का सूप बना सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्शंस बहुत है, भूख लगी तो फिर क्या खाएं? जब भी भूख लगे पेशेंट को, वो लिक्विड्स ज़्यादा ले। जैसे हम नारियल पानी की सलाह देते हैं, बार बार नारियल पानी पी सकता है। या फिर जैसे गोंद कतीरा जो होता है ना, ट्रेगेनेंथ गम होती है, ये क्या, इसमें फाइबर काफ़ी है, सोल्यूबल फाइबर है। तो जैसे ही पेशेंट वो लेता है तो दे हैव अ फीलिंग ऑफ फुलनेस, उसके बाद भूख थोड़ी सप्रेस हो जाती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में बहुत ज़रूरी है कि आप फास्टिंग पे ज़्यादा रहें। जैसे कि 16:8 की IF इंटरमिटेंट फास्टिंग ज़रूर करें, ताकि आपकी बॉडी को, आपके कॉलन को हीलिंग का टाइम मिल जाए। कितना वक्त नॉर्मली लग सकता है? ये एक ऐसी बीमारी है जो लोग 20-20 साल हो जाते हैं, ये ठीक ही नहीं होती है। लेकिन मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी होती है कि हमारे पास ऐसे पेशेंट्स हैं जो 8 महीने में भी ठीक हुए हैं और 1.5 साल तक में पक्का ठीक हो जाते हैं। लेकिन इतना परहेज बहुत ज़रूरी है, परहेज की ही है ये सारी बात। परहेज बहुत ज़रूरी है और एक्सरसाइज भी हल्की फुल्की वॉकिंग वगैरह बहुत ज़रूरी है। चूँकि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट स्ट्रेस से बचे, क्योंकि कॉर्टिसोल हार्मोन क्या करेगा, फिर से आपके इम्यून सिस्टम को फाइट और फ्लाइट मोड में डालेगा और आपके फ्लेयर्स बढ़ सकते हैं। तो फ्लेयर्स को अवॉइड करने के लिए आप स्ट्रेस से बचें।